देखो, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझते हैं जरा सा हम लोग। इतना हम लोग को मालूम है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग स्क्रू रूल का इस्तेमाल करते हैं या राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, अंगूठा हमको देगा, या v क्रॉस b का डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, या फिर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमको स्क्रू घुमाना है, वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। अच्छा चलो ठीक है, वो सब इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। हम लोग पहले एक आध बात जान चुके हैं, जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे तब हम लोग जाने थे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अगर फेंकेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अपना सेम रफ्तार से चलता रहेगा उसी डायरेक्शन में। और एक चीज हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के क्या करते हैं, उल्टा दिशा में फेंक देते हैं, तो इस समय थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब भी मेरा मैग्नेटिक फोर्स होगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन 180, तो साइन 180 0 होता है, तो भी ऐसा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं सब बात। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंके या उल्टा दिशा में फेंके, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंके या उल्टा दिशा में फेंके, जिस तरफ भी फेंकेंगे उस तरफ वह एक समान रफ्तार से चलता रहेगा। ये सब चीज हम लोग पहले डिस्कशन किए, ठीक है। अच्छा, यहां इधर कहीं जब पढ़ रहे थे क्या, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ यहां बात किए थे नहीं, थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए बात किए थे ना। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फेंकेंगे या उल्टा दिशा में फेंकेंगे तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, बिना उस पर क्या उसका वेलोसिटी बदले हुए, बिना कोई डिफ्लेक्शन के सीधा लाइन में अपना एक समान रफ्तार से चलता रहेगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ आगे बात करेंगे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मोशन के बारे में। अब हम लोग को आगे क्या देखना है तो वो चलो देखते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास इस तरीके से, देखो एक बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर, अंदर के तरफ। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया किधर, अंदर के तरफ। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं जरा सा देखो तो, कोई पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से v वेलोसिटी दे करके उधर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई प्लस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी दे करके उधर अगर फेंकेंगे, ठीक है, उधर वेलोसिटी देंगे तो उससे होगा क्या जरा देखते हैं। इस पर पहले देखो तो जरा सा मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा जरा गौर किया जाए तो। मैग्नेटिक फील्ड है किधर, अंदर के तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है क्या, Q इंटू वी क्रॉस बी। Q इंटू क्या होता है, V क्रॉस B। चलो, तो फोर्स का डायरेक्शन अगर हम लोग पता करें तो देखो तो किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन, वेलोसिटी है उस तरफ, ठीक है, वेलोसिटी उस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब किधर, अंदर के तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ और वेलोसिटी इधर, यानी v इधर है और b इधर है। तो v पे हाथ रख के b के तरफ घुमाएंगे, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, या फिर स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग v से किधर घुमाना है हमको, b के तरफ, यानी ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ ऊपर निकलेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया क्या चीज का, मैग्नेटिक फोर्स का। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, सुनो, कभी भी अगर ऐसा हो सिचुएशन कि वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो वैसे स्थिति में ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन करता है, गोल घूमता है। जैसे अगर कोई छोटा सा पत्थर बांध दिए धागा से, ठीक है, और यहां लाके ऐसे लटकाए हुए,
छोड़ दिया ऐसे, तो पत्थर यहाँ लटका हुआ है अगर, तो जो पत्थर लटका हुआ है तो पत्थर को क्या करेगा, धागा ऊपर की तरफ खींच के रखेगा। धागा ऊपर की तरफ खींच के रखा तो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगता है, तनाव का बल। 11th क्लास में थोड़ा बहुत अगर पढ़े होगे लॉज ऑफ मोशन, उसमें है। तो कोई पत्थर को अगर लटका दिए धागा से बांध करके, तो धागा ऊपर की तरफ खींच के रखा हुआ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर हम लोग उसको इस तरीके से पत्थर को ऐसे मारेंगे, यानी वेलोसिटी इस दिशा में देंगे, तो फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, तो क्या होगा, पत्थर ऐसे घूम जाएगा। और हमेशा पत्थर के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी उधर, वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। पत्थर छोटा सा है, फोर्स ऊपर लगा हुआ है, तनाव का बल, टेंशन फोर्स, इधर वेलोसिटी दिए, तो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करता है। हमेशा ध्यान रखना है, ये एकदम नेचुरल बात है ये। फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर जब भी रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करता है। तो यहां पर ऐसा, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन करेगा। किसी भी पल अगर हम लोग देखेंगे, मान लिया जाए अगर यहां पर भी ऐसा स्थिति हो, यहां पर भी अगर वेलोसिटी इस दिशा में है, ठीक है, तो क्या होगा, भी अंदर की तरफ क्या है, बी, तो वेलोसिटी से किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे अगर, तो इस तरफ आएगा। स्क्रू पे ऐसे घुमाएंगे तो इधर बाहर निकलेगा, तो अब भी हमारा डायरेक्शन इसका क्या आ गया, हाँ इस तरफ, एफ बी, क्या ये डायरेक्शन हुआ। तो हमेशा किधर लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है। अच्छा, तो ये हमेशा एक क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा इस तरीके से, ऐसे गोल घूमेगा। कभी भी वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। जैसे सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का घूमना है, तो उसमें वेलोसिटी ऐसे है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वेलोसिटी फोर्स परपेंडिकुलर तो हमेशा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। अब ये सर्कुलर मोशन अगर करेगा, तो सर्कुलर मोशन करेगा अगर, तो इसका कुछ न कुछ रेडियस होगा, ये एक रेडियस भी होगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये रेडियस हमको मालूम करना है, ये रेडियस कितना होगा, ठीक है, ये रेडियस हमको अब पता करना पड़ेगा। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे सन के चारों तरफ जब पृथ्वी घूम रहा होता है तो पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है सेंटर की तरफ, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स रोल प्ले करता है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स रोल प्ले कर रहा है किस चीज का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का। न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज जो घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है हमेशा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो वहां इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा काम कर रहा है किस चीज का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। और यहां पे मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। तो अब चलो उस चीज को, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर एफ बी मैग्नेटिक फोर्स। सब कुछ को लिखते हैं हम लोग अब, ठीक है। यहां क्या चीज हम लोग लिखे कि जब भी फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ना एंड इट्स वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो वैसे स्थिति में ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन करता है। फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे सेंटर की तरफ लग रहा है कौन, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला किसी को याद है, 11th क्लास में लॉज ऑफ मोशन में, ये 11th क्लास में पढ़ना होता है, मोशन इन अ प्लेन में, नहीं, एम भी स्क्वायर बाय आर, एम भी स्क्वायर बाय आर। जैसे ये जो है एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज है क्यू, और ये आर रेडियस में घूम रहा है। एम इसका क्या हो गया, मास, और क्यू क्या हो गया इसका, चार्ज। आर इसका क्या है,
रेडियस, अब भी इसका हो गया वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है ना। अच्छा, तो ये सब चीज है इसमें, ठीक है। तो आगे यहां पे देखो तो क्या लिखे हैं, हेयर मैग्नेटिक फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो तो, कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर, मैग्नेटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ बी बराबर क्या, एफ सी। तो मैग्नेटिक फोर्स तो कितना लगता है, क्यू वी बी साइन, यहां पे साइन 90 क्यों लिए, हाँ यहां पे क्या है, थीटा जो है वो क्या है 90 डिग्री, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी किधर है, उधर। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, थीटा क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला में क्यू वी बी साइन 90। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर बाय आर, मास, ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अब भागा रेडियस एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहां पे देखो तो साइन 91 होता है, तो क्यू वी बी बराबर क्या, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से भी आ स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर और एगो भी कट जाएगा, भी स्क्वायर है का मतलब क्या हो गया, दो गो भी है ना, दो गो भी में से एगो भी कटेगा, एगो भी से, तो इधर क्या बचेगा, क्यू बी बराबर एम भी बाय आर। ये देखो तो आर रेडियस उधर चला जाएगा तो क्यू बी इधर आएगा, तो आर बराबर एम भी बाय क्यू बी। ये हो गया एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पॉपुलर चीज है, बार बार पूछेगा। इसी में देखो तो, और इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं, आर बराबर पी बाय क्यू बी। ये मेरा क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, एम बी, पी बराबर एम बी होता है ना, मोमेंटम बराबर क्या, एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से भी लिखते हैं, रेडियस बराबर मोमेंटम का फॉर्मूला में एम भी है, और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला जो होता है उसमें हाफ एम भी स्क्वायर, यानी उसमें भी एम भी है, इसमें भी एम भी है। कुछ लोग देखो 11th क्लास में तो बताया जाता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, किसी को याद है। मोमेंटम बराबर होता है √2m(k), √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, अब भागा क्या, क्यू बी, √2m(k) बाय क्यू बी। अगर ये कैसे आया, इस पे अगर बात करें जरा सा, तो उसमें देखो क्या आते हैं, फॉर्मूला होता है P बराबर क्या, एम भी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, इसमें जरा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखो, मोमेंटम बराबर एम बी और के बराबर क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें देखो तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके भागा इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। देखो उससे क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर भी स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर बाय क्या हो गया, के, और इधर क्या हो गया, हाफ एम भी स्क्वायर। इक्वेशन 1 का स्क्वायर किए, अब भागा इक्वेशन 2 किए। ऐसे तो ये सब पता होना चाहिए था, फिर भी हमको यहां बताना पड़ रहा है। देखो भी स्क्वायर कैंसिल, तो m से एगो m कैंसिल, और 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि इधर क्या बचेगा, देखो तो पी स्क्वायर बाय के इज इक्वल टू, यहां एगो m बचा और ये 2 नीचे से ऊपर गया, तो ये भी स्क्वायर तो खत्म हो गया, m से एगो m खत्म,
तो ऊपर में 1m है और नीचे में 1/2 है बस। तो नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2m। तो p स्क्वायर बराबर क्या 2m, k इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या, तो p बराबर क्या आया √2m के। ठीक है, तो मोमेंटम बराबर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, यही काइनेटिक एनर्जी हमारा बराबर हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर छोड़े, ठीक है, तो ऊपर से जब गिरता है तो हाइट डाउन होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन होता है। छोड़ देंगे ऑब्जेक्ट गिरेगा ना। अच्छा, वही लॉजिक यहां पर भी है। अगर पोटेंशियल वगैरह दे करके वोल्टेज दे के हम चार्ज को चलाएं, मान लिया जाए यहां पर कुछ वोल्टेज दे दे, यहां वोल्टेज दे दे, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करे, चार्ज को यहां रख दिए, चार्ज रेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में। अब क्या करेंगे कि यहां पर एक वोल्टेज लाएंगे VB और यहां वोल्टेज लाएंगे VA। VA ज्यादा VB कम, तो हाई से लो के तरफ यह वेलोसिटी स्टार्ट करेगा। चूंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर में हुआ तो उसके बाद सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा। तो हम चार्ज को चलाने के लिए क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस का हेल्प लिए। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण काइनेटिक एनर्जी में इसका चेंज आया। अच्छा, वही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो देखो जरा सा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q इंटू VA माइनस Q इंटू VB। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यही फॉर्मूला मेरा ऐसा भी बन जाता है, √2m इंटू k के जगह पे Q इंटू डेल्टा V। चार्ज गुना चेंज इन पोटेंशियल बराबर ये हमारा टोटल बन गया क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया ना, Q इंटू VA माइनस Q इंटू VB लिखा हुआ है। Q इंटू डेल्टा V का मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा, सिर्फ Q इंटू V लिखते तो चार्ज गुना पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्चुअल में वही ना लिखा हुआ है, Q इंटू VA माइनस क्या VB, यही ना है। तो ये क्या हो गया, Q इंटू VA माइनस Q इंटू क्या VB, यही लिखा हुआ है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट का माइनस पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट का ना, दोनों घटा दिए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही है, भागा UB। ऐसे करके भी लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, Q तो चार्ज है, Q हमारा क्या है चार्ज, और डेल्टा V बराबर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा भी हमारा क्या हो गया यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज चलना स्टार्ट करेगा। तो ये एक चीज तो है, ये हो गया। इसी में एक आध बात और है, अगर चार्ज पार्टिकल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो जब घूम रहा है तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा और कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड की बात करें अगर इसका, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन वन सर्कुलेशन ना, टाइम टेकन इन वन सर्कुलेशन, एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वही ना। तो चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड। तो टाइम, एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना तय करेगा, अगर चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर लगाना है तो उसको डिस्टेंस कितना, 2πr। अच्छा, बटा स्पीड क्या है इसका, v, यही v स्पीड से चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो चलो देखो, तो यहां पे डिस्टेंस हो गया 2πr, बटे स्पीड क्या हो गया v। ठीक है, तो ये बराबर 2π इंटू आर के जगह पे क्या, रेडियस का फॉर्मूला अभी अभी निकाले, mv बाई क्यूबी, अभी अभी निकाले ना रेडियस का फॉर्मूला, mv बाय क्यूबी। ये चारों फॉर्मूला को ध्यान रखना। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला अपने आप में भी आई है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड को, CBSE बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन रहता है इस पे।
अच्छा, ये p बराबर √2m के अभी की है ना, भविष्य में आगे भी एक दो बार आएगा, ठीक है, तो याद रखना, बार बार हमसे डिराइव मत करवाना, ठीक है। तो 2 पाई इंटू रेडियस की जगह mv बाई क्यूबी, और यहाँ पे क्या हो गया वेलोसिटी, ये v से v कट जाएगा, तो क्या आएगा देखो तो, खाली टाइम पीरियड बराबर 2 पाई m, v और v कट गया, टोटल के बटे में क्यूबी लिख देते हैं, टोटल के बटे में क्या हो जाएगा, v से v कट जाएगा ना, तो 2 पाई m और टोटल के बटे में क्यूबी, खाली जिंदा रहेगा, 2 पाई m और नीचे में क्यूबी जिंदा रहेगा, बस v और v खत्म। तो यहां पे देखो तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आया, 2 पाई m बाय क्यूबी। इस फॉर्मूला में वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब चाहे हम वेलोसिटी कितना भी रखें, ज्यादा कम कुछ भी रखें, एक चक्कर लगाने में जो समय अभी लगा, थोड़ा देर फिर फेंकेंगे, ज्यादा रफ्तार से भी फेंकेंगे तब भी समय एक चक्कर लगाने में उतना ही लगेगा, चाहे धीरे भी फेंकेंगे तब भी एक चक्कर लगाने में समय उतना ही लगेगा, बस चार्ज पार्टिकल वही होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल वही होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में फेंके हम लोग 20 मीटर पर सेकंड से, चाहे 30 मीटर पर सेकंड से, चाहे 100 मीटर पर सेकंड से, एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो हर बार सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी के ये इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया, विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या, ये टाइम पीरियड फॉर इट्स, ये टाइम पीरियड ऑफ क्या, एनी फिजिकल क्वांटिटी, या कोई भी चीज का टाइम पीरियड, जो कोई भी पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड जब भी 90 डिग्री एंगल पर फेंकते हैं तो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड, ऐसे सिचुएशन में तो वेलोसिटी है जिस पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे, चार्ज पे, और क्या चीज पे, मास पे। मान लिया जाए दो पार्टिकल फेंके, दोनों में जिसका मास ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फेंके मैग्नेटिक फील्ड में, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज का मान तो सेम रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो मास का फर्क है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन का मास ज्यादा, तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ठीक है, उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अगर बोलेगा कि एक अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तीनों में किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, अल्फा पार्टिकल का, डबल होता है ना, वो हीलियम होता है, हीलियम आयन को कहते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन रहता है। तो इस तरीके से अगर इसमें हमको फ्रीक्वेंसी पूछ देगा, फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है क्या, ये 1 बाय टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है क्या, नंबर ऑफ सर्कुलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ सर्कुलेशन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय टाइम पीरियड, ये सब 9th क्लास में लोग पढ़ता है, हाँ लेकिन चलो 9th का कुछ तो याद नहीं है। 1 बाय टाइम पीरियड का कितना है देखो तो, 2 पाई m बाय क्यूबी, 2 पाई m बाय क्यूबी, अच्छा क्यूबी नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो क्यूबी बाय क्या, 2 पाई m, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है क्यूबी बाय 2 पाई m। अच्छा अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है फेंकेंगे, तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, जिसका मास कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, टाइम पीरियड प्रोटॉन का ज्यादा है ना। तो ये सब चीज थोड़ा छोटा सा बात ध्यान रखना है। इसमें हम लोग एक बात नोट डाउन कर सकते हैं, क्या चीज, कि फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो क्या लिख दिए कि इस केस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा ना, इसलिए नहीं डिपेंड करेगा, वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस बढ़ जाता है, अगर रफ्तार ज्यादा करेंगे ना तो उसको चक्कर भी बड़ा लगाना पड़ जाएगा, तो टाइम पीरियड मैनेज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला में एम बी बाई क्यू बी है, वेलोसिटी है एम बी बाई क्यू बी, तो अगर वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो रेडियस भी बढ़ जाता है। अगर रफ्तार ज्यादा देंगे ना तो सोचेंगे कि ज्यादा रफ्तार देंगे तो कम में समय में एक चक्कर लगा ले, नहीं ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस बढ़ जाएगा, यानी इसको चक्कर भी बड़ा लगाना पड़ जाएगा, इसीलिए क्या होता है टाइम पीरियड मैनेज हो जाता है उसमें, ये तो बात है। उसके बाद हम लोग को ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाना है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हो सकता है, ये क्वेश्चन नीट का है, लेकिन
ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको बोर्ड में दिया जा सकता है, आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको करा दिए। तो इस क्वेश्चन को फिर ट्राई करना है, बताना है, देखते हैं किसका आंसर आता है सही। ठीक है, ये टोटल हो गया ये ठीक है। देखो तो एक क्वेश्चन है, क्या इसमें बोल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव बोर्ड में, ठीक है, इसलिए इसको करा रहे हैं। देखो जरा सा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स और अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आने का मतलब हो गया कि वो लोग क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आने का मतलब है वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अच्छा, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बाहर ना। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक क्या, इलेक्ट्रॉन, दोनों। तो इसका माइनस क्या हो गया, निकल गया है। तो निकल गया तो सिर्फ हाइड्रोजन के पास क्या, प्लस चार्ज, यानी कि इसके पास जो चार्ज है वो क्या है अभी, प्लस ही, यही ना इसका क्या है, चार्ज है। इसके पास तो प्लस ही चार्ज हुआ ना, एक प्रोटॉन का चार्ज। केमिस्ट्री में इतना जानते हो ना ये सब बात। अच्छा ठीक। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, हीलियम आयन को, हीलियम प्लस प्लस को ही कहते हैं क्या, अल्फा, अल्फा पार्टिकल क्या, हीलियम प्लस प्लस मतलब हीलियम में समझ रहे ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, 2 प्लस प्लस, ठीक है। तो यानी कि इसका जो चार्ज होगा क्या होगा, वो प्लस 2e, यही ना इसके पास चार्ज है, ठीक है। दोनों का क्या है, मोमेंटम सेम है, सेम मोमेंटा है, मोमेंटम का प्लूरल हो गया। तो यानी कि दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी इसका मोमेंटम अगर क्या है p1, इसका मोमेंटम p, तो इसका मोमेंटम भी क्या p, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ द रेड आई, अच्छा देयर रेड आई, अच्छा 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 ठीक, रेडियस जो है दोनों का, उनका रेडियस का जो क्या है, अनुपात बताइए, दोनों के रेडियस का क्या रेशियो बताइए। पहले हाइड्रोजन है तब अल्फा है ना, तो ऊपर में हाइड्रोजन का रेडियस भागा अल्फा पार्टिकल का रेडियस। तो हाइड्रोजन का जो रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम भागा क्या, क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी, यानी मोमेंटम बटा क्यू बी। पढ़ चुके हैं ना हम लोग ये सब चीज, क्या ये मोमेंटम भागा क्या, क्यू बी, ठीक। तो मोमेंटम पी भागा क्या, क्यू बी, चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज तो क्या हाइड्रोजन के पास ई, मैग्नेटिक फील्ड बी बोल दिए, बी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां बोल तो दिया कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बी ही मिला। फिर क्या बोला सवाल में, अच्छा यहां ऊपर तो रेडियस किसका हो गया, हाइड्रोजन का, मोमेंटम पी भागा उसका क्यू बी। अच्छा नीचे में अब अल्फा के लिए यही लिखेंगे, मोमेंटम तो हो गया हमारा सेम है, पी बाई क्यू बी, क्यू क्या होगा यहां पे 2e, मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें भी क्या है, बी है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसको जरा ठीक से लिखे तो बहुत कुछ कटेगा, क्या होगा आर एच बाय आर अल्फा, ये पूछने वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, पी बाय ई बी इंटू यहां पी आइए 2EB, इतना मैथ आता है ना, अच्छा ठीक ठीक, P से P कैंसिल, E से E भी कैंसिल, B से B भी कैंसिल, खाली क्या बचा 2। हाँ तो यानी कि RH हाइड्रोजन का रेडियस भागा अल्फा पार्टिकल का रेडियस बराबर 2:1 क्या 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। अब आगे ध्यान दिया जाए, जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग अगर क्या करते हैं कि किसी थीटा एंगल पर अगर फेंकेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अगर क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ
थीटा एंगल पर अगर फेंकेंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर फेंके, थीटा जो है वो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से 90 के बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट टूटेगा। याद करो, मोशन इन अ प्लेन 11th में एक ऐसे ही टाइप का मोशन सब हुआ करता था जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ऐसे फेंकते हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक होगा v cos थीटा और एक v sin थीटा। इसका इधर तोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, v cos थीटा, ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे v sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ना हम लोग जानते हैं, पहले भी कई बार, एक बार रिंग वगैरह के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तब भी किए थे। तो जिधर एंगल उधर cos थीटा, दूसरे तरफ sin थीटा। अच्छा, तो ये इस वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है v cos थीटा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में है। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में वेलोसिटी दिया जाए तो वो वेलोसिटी लेकर के वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल सीधा लाइन में चलता है। हम लोग पढ़े हैं ये टॉपिक, कहां पढ़े थे, यहां इधर, कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है और वो भी क्या, उसी के डायरेक्शन में, देखो यहां पे फेंके थे ना, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को उसी डायरेक्शन में फेंकेंगे चाहे उल्टा डायरेक्शन में फेंकेंगे, दोनों स्थिति में चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल क्या 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सो इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट डिफ्लेक्शन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन में चलेगा बिना अपना वेलोसिटी को बदले हुए, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में रहेगा। अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में है तो उस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा बिना मुड़े हुए। ये चीज पढ़े थे हम लोग, ठीक है। वही सेम चीज यहां पे अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी ऐसे है, उसका जो हिस्सा इधर है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को सीधा लाइन में ले जाएगा। इसके कारण स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सीधा लाइन में मोशन, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा v cos थीटा, उसी से सीधा लाइन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, इसी का एक टुकड़ा है इधर v sin थीटा। v sin थीटा देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो v sin थीटा के कारण सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो चार्ज पार्टिकल हमेशा सर्कुलर मोशन करता है। तो इसके कारण सर्कुलर मोशन और इसके कारण क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ऐसे चलेगा पार्टिकल, क्या ऐसे, मतलब गोल ऐसे घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा ना। इस टाइप का मोशन को हेलिकल मोशन कहते हैं। यहाँ पे यही लिखे कि इन दिस केस देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, v cos थीटा एंड v sin थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा, ठीक है। v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। v cos थीटा जो है वो जिम्मेवार है किसके लिए, स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन में चलने के लिए, जबकि v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। v sin थीटा के कारण सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो सो फाइनली द चार्ज ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म हेलिकल मोशन। तो ऐसे सीधा और गोल ऐसे दोनों मिला देंगे तो हेलिकल मोशन कहलाएगा। वो हेलिकल मोशन बोले तो कुछ इस प्रकार का, हाँ ऐसे ना। इसमें क्या होगा, लाइट है, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो यहां पे चार्ज पार्टिकल हमारा क्या हेलिकल मोशन किया, गोल भी घुमा और आगे भी गया, ठीक है। इसमें ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग पिच कहते हैं ना। स्प्रिंग में जैसे इस तरीके से रहता है तो ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, पिच। अच्छा, पिच मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर चार्ज पार्टिकल यहां पे, ठीक है, यहां से चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम करके यहां तक आया, तो इसका मतलब इस प्रकार से तो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ ना। ऐसे देखे तो एक टाइम पीरियड लगा, एक टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, एक टाइम पीरियड। यहां से ऐसे घूम के ऐसे ही आना हुआ ना, यहां से ऐसे घुमा यहां आया, तब यहां जहां से चला था वापस वहीं आया, तो एक टाइम पीरियड लगा। ऐसे अगर देखें तो एक टाइम पीरियड के दौरान मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में जितना दूरी तय किया, ये पेन का लंबाई ना, एक टाइम पीरियड में
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना स्ट्रेट लाइन में दूरी तय किया यही पिच है। एक टाइम पीरियड के दौरान जितना मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में स्ट्रेट लाइन में दूरी तय किया यही हमारा क्या है, पिच। अच्छा, सब पे बात करेंगे। यहां पे जो रेडियस का अगर चर्चा करें तो रेडियस का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला, जब सर्कुलर मोशन होगा तो रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है, mv/qb। तो यहां पे v कौन सा v है, वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लगता है। तो यहां पे v sin थीटा इस्तेमाल किए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये वाला ना। mv/qb में v क्या है, वो वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे v sin थीटा लिए, रेडियस जो होगा यहां पर वो कौन सा होगा, mv sin थीटा बाय qb। अच्छा, अभी इसी में देखो एक चीज, इसी में एक चीज देखा जाए, अगर कभी भी क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है सर्कुलर मोशन में कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को 2 गुना कर दें तो रेडियस जो है वो कितना हो जाए, आधा। यहां 2 आ जाएगा तो रेडियस क्या हो गया, आधा हो गया ना। ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड वगैरह तो नॉर्मल जो होता है बस वही है 2πm/qb, इसको तो वेलोसिटी से कोई मतलब है नहीं। तो 2πm/qb फ्रीक्वेंसी इसका qb/2 जो जैसे था वैसे रह जाएगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। अच्छा, पिच क्या हुआ, वही एक टाइम पीरियड जितना में हो रहा है ना, एक टाइम पीरियड में के दौरान ना, ये यहां पे से ऐसे घुमा ना, तो एक टाइम पीरियड के दौरान मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में जितना दूरी तय होगा, एक टाइम पीरियड के दौरान मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में जितना दूरी तय हुआ, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण पर ना, 90 से कम वाला एंगल पर फेंका जाता है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में तय किया गया दूरी इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड पिच। एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड, एक चक्कर में जितना समय लग रहा है उतना देर में मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में तय किया गया दूरी ना, वन टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तय किया गया दूरी ही हमारा क्या है, पिच है। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो पिच जो है वो कांस्टेंट होगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था तो जो v cos थीटा है, v cos थीटा ये तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर देंगे तो वो कांस्टेंट रहता है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी रहता है तो वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, उसके कारण स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सीधा लाइन में चलेगा ये। तो ये जो हर बार जो टाइम पीरियड तो फिक्स होता है, फिक्स टाइम पीरियड में उस दिशा में कांस्टेंट रफ्तार से चलेगा, तो हर बार का ये दूरी सेम रहेगा, यानी ये पिच, ये पिच, ये पिच, ये पिच बराबर। यानी कि अगर ये डेल्टा x1 ये बराबर होगा, हाँ, यहां से यहां तक अगर ये डेल्टा x2 है और यहां से यहां तक अगर डेल्टा x3 है, तो यहां पर ध्यान देना है कि डेल्टा x1 बराबर डेल्टा x2 बराबर डेल्टा x3। पिच जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस दिशा में कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, इसलिए सेम टाइम पीरियड में हर बार दूरी तय किया हुआ सेम। लेकिन अगर यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो गया, इफ देयर इज एनी इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड देन पिच विल बी वेरिएबल। अगर इसी में यहां पे इसी डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, तब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, हाँ, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। तो जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में वो क्या करेगा, इधर का रफ्तार बढ़ाएगा। तो यानी कि पहला 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड का टाइम पीरियड है तो पहला सेकंड में तय किया गया दूरी से ज्यादा होगा दूसरा सेकंड में तय किया गया दूरी, उससे ज्यादा होगा तीसरा सेकंड में तय किया गया दूरी, क्योंकि हर बार रफ्तार बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो हर बार तय किया गया दूरी बराबर नहीं होगा, इस बार दूरी क्या होगा, बढ़ेगा।
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में होगा तो ये v cos थीटा को कम करेगा, पिच धीरे धीरे कम होगा, फिर एक समय में रुकेगा, फिर वापस उल्टा चलना लगेगा। हाँ, तो ये सब कहानी इसमें होता है। फिर आगे इस पर और हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। तो पिच के बारे में ये सब चीज जाने। अब हम लोग को आगे पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट यानी कि बायट-सावर्ट लॉ के बारे में, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़